जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्री पांडे, रायपुर ब्रांच से। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने घरों पर अपने आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक एमसीक्यू का पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम 50 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। एमसीक्यू जो रहेंगे मिसलेनियस फैक्ट्स अलग अलग जगह से रहेंगे। आप ये मान के चलिए आपका रिविज़न होने वाला है, एक प्रॉपर रिविज़न आपका हो जाएगा। और ये जो बच्चे जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। एक एक क्वेश्चन लगभग 4-4 फैक्ट्स जो है वो आपको कराते हुए चलेगा। तो एक पेन और कॉपी अपने साथ ओपन कर लेंगे और साथ में लिखते चलेंगे। साथ में यहाँ पर हमारे कुछ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, वो सब आप लोग भी साथ साथ एमसीक्यू को लगाते हुए चलिएगा जी। चलिए, आज की क्लास में जो चर्चा करने वाले जो हमारे हॉस्टल वार्डन के प्रैक्टिस सेट है उसके ही जो आपके प्रश्न हैं वो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि मैं आपकी तैयारी करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेरा साथ देना है। बिल्कुल वीडियो में लगे रहना है, प्रारंभ से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है, चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हमारा प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। सुमेलित करना है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पर हमारे सर्च इंजन्स के नाम दिए हुए हैं और दूसरा यहाँ पर आपको एक सूची दी हुई है उनकी निर्माण वर्ष की। अब इसके आधार पर आपको आंसर करना है, तो बताइए क्या होगा। सबसे पहले इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि ये जो चार आपको लिखे हुए चारों सर्च इंजन हैं, गूगल, अल्टाविस्टा, बिंग, हॉटबॉट, और वहीं पर इसके निर्माण वर्ष। अब यहाँ पर आप अपना आंसर करिए। सबसे पहले आपको क्या पकड़ना होगा, आपको अगर याद नहीं है तो कम से कम ये तो पता होगा कि गूगल कब लॉन्च किया गया। तो गूगल कब लॉन्च किया गया है, तो ए का आएगा 2। 1998 में हमको क्या दिखाई देता है, गूगल। तो ए का आ जाएगा क्या हमारा 2। 1998 में हमको गूगल दिखाई देता है। और आंसर करिए, बताइए क्या होगा। अल्टाविस्टा आपको कब दिखाई दे रहा है, कभी पढ़े हैं क्या इसको हम लोग, चाहे इनमें से कुछ भी चीज आप पढ़े हो, बताइए क्या होगा। तो याद रखना, अल्टाविस्टा बनाया गया था 1995 में। फिर आती है किसकी बारी, बिंग की बारी, और आती है हॉटबॉट की बारी। तो हॉटबॉट बना है आपका 1996 में, 96 में, और बिंग आपका आता है 2009 में। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बिल्कुल एक फैक्ट याद करना, एक क्वेश्चन से 4 फैक्ट्स आपको क्लियर हो रहे हैं और एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अल्टाविस्टा अब यूज में नहीं आता। गूगल सर्च इंजन विश्व का सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला सर्च इंजन है। ये टोटल 95% नेटवर्क की ट्रैफिक को अकेला हैंडल करने वाला सर्च इंजन है। गूगल जब लॉन्च किया गया तो इसके पहले इसका नाम क्या था, बैकरब नाम था इसका, बैकरब कंपनी के अंदर में था, बैकरब नाम था। बाद में इसका नाम गूगल हुआ और गूगल जो था वो बाद में स्पेलिंग मिस्टेक के कारण क्या हो गया, गूगल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि अल्टाविस्टा बाद में याहू के साथ मर्ज हो गया था, परंतु अब ये वर्क में नहीं है। बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है। ठीक है, ये सारी बातें हमने चर्चा की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ब्लू रे डिस्क के दोनों लेयर की भंडारण क्षमता होती है 4.7 GB, 50 GB, 25 GB, 8.5 GB। बताइए ब्लू रे की भंडारण क्षमता क्या होती है, बताइए। नहीं पता? देखिए, आपको पता है कि ये ब्लू रे शब्द आते साथ दिमाग में आना चाहिए कि ये है क्या। तो ब्लू रे जो है वो हमारा ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइस के अंतर्गत में आता है। और इनका पूरा दोस्ती प्रारंभ होता है CD, DVD, ब्लू रे और HVD। तो CD की भंडारण क्षमता होती है 700 MB, DVD की भंडारण क्षमता होती है 4.7 से 8.5 GB। और वहीं पर जब बात आती है किसकी, ब्लू रे डिस्क की, तो उसकी भंडारण क्षमता होती है 25 GB से लेकर 50 GB। अगर वो सिंगल लेयर है तो 25 GB और डबल लेयर है तो 50 GB। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो जो फैक्ट्स आपको पता नहीं है उन फैक्ट्स को साथ में करते चलेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अब यहां पर सुमेलित करना है आपको, फिर से वही आ गए। यहां पर कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स दी गई हैं और उसके साथ में यहाँ पर निर्माण वर्ष दिए गए हैं।
अब आपको ये सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करिए। यूट्यूब है, ट्विटर है, क्या आएगा इसका? ठीक है, इनका आंसर आ गया डी। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले ये पकड़ना है कि YouTube का तो आपको याद होगा, तो YouTube का आ जाता है 2005 1 का 3, ठीक है 2005। इसके बाद बाकी व्हाट्सएप और फेसबुक आपको कब दिखाई देते हैं, थोड़ा सोचिए। ये सब बहुत पुराने हैं कि नए हैं, ये बताओ। यहां पर 2009 दिया हुआ है, 2005 दिया हुआ है। आप ये विचार करिए कि ये जो है हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप है, क्या ये यूट्यूब के पहले का है कि बाद का है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहले का है, ठीक है। चलो अब यहां पर पकड़ते हैं। यूट्यूब 2005 को आया, 2006 में हमको क्या दिखाई दे देता है? ट्विटर दिखाई दे देता है। फेसबुक जो हमको दिखाई दे देता है वो 2004 में दिखाई देता है, मतलब ऑप्शन 4। और व्हाट्सएप हमको दिखाई देता है 2009 में, 2009 में मतलब 1। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। YouTube क्या है? ईमेल, वीडियो मेकिंग वेकर वेबसाइट, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, वीडियो सॉफ्टवेयर। एकदम आसान है। आंसर क्या हो जाएगा? क्या है जी? सी मतलब क्या? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, YouTube के गुणों के बारे में क्या गलत है? वीडियो अपलोडिंग, वीडियो एनालिसिस, वीडियो डाउनलोडिंग, वीडियो सर्चिंग। आंसर करिए। वीडियो एनालिसिस बिल्कुल सही जवाब, आंसर होगा बी, वीडियो एनालिसिस। गलत है। आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो सर्च कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एनिमेशन है, कथन और कारण दिया हुआ है और यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। कथन, चित्र में गति का आभास एनिमेशन कहलाता है। एक वीडियो के स्टैंडर्ड फ्रेम रेट 24 फ्रेम पर सेकंड होते हैं, बताइए। दोनों सही हैं आपके, ठीक है। आंसर क्या होगा? क्या होगा? आप लोगों ने सी आंसर दिया इसका। आप मुझे ये बताइए, चलिए, चित्र में गति का आभास एनिमेशन कहलाता है, ये एकदम सही है। चित्र अगर स्थिल है तो उसे फोटो कहोगे, उसमें गति आएगी तो उसे आप एनिमेशन कहोगे, डन। और ये कथन भी सही है, एक वीडियो में स्टैंडर्ड फ्रेम रेट 24 फ्रेम पर सेकंड होता है। पर क्या इस कथन की व्याख्या कर रहे हैं क्या? तो यहां पर क्या हो जाता है कि कथन सत्य है, कारण पुष्टि नहीं करता। यही होगा कि नहीं? कथन सत्य है मगर कारण जो है उसकी पुष्टि नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, ठीक है, लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये फ्रेम रेट आया तो याद रखना, जो वीडियो होता है वो फ्रेम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर आप एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो मान के चलिए बहुत फास्ट स्पीड से फोटो खींचने का काम करता है। 1 2 3 4 लगातार ऐसे फ्रेम्स के साथ वो सेट बना लेता है और उन सबको जब एक साथ कंप्रेस किया जाता है तो एक एनिमेशन चलता हुआ आपको दिखाई देता है। जब ये वीडियो के जो फ्रेम्स होते हैं ये 1 सेकंड में 24 बार 24 फ्रेम पर सेकंड ऐसे गुजर जाएं एक साथ, तो ये मान के चलना ये क्या कहलाता है? एक मानक वीडियो कहलाता है। एक स्टैंडर्ड वीडियो का फ्रेम रेट 24 फ्रेम पर सेकंड होगा, ठीक है। व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, इसको दिमाग में रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है .png, .cdr, .mpa, .psd। आंसर करिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर समझिएगा कि आपका एक जो फाइल है वो आपका ऑडियो फॉर्मेट है, ये मैं बता दिया आपको, ठीक है। कौन सा फाइल? ऑडियो फॉर्मेट है। चलो, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में, पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये ऐसी इमेजेस होती है जिसका प्रयोग हम करते हैं कहाँ पर? वेबसाइट्स में लगाने के लिए। लाइट वेट होते हैं जिसके कारण वेबसाइट अपलोड होने में आसानी हो जाती है। दूसरा CDR, तो ये जो CDR फाइल्स हैं ये आपका समझ लो कोरल ड्रॉ की जो फाइल्स होती है ना, उसको आप लोग CDR फाइल बोलते हैं।
और पीएचडी फाइल जो होती है, ये फोटोशॉप जो हम यूज करते हैं ना, एडोब फोटोशॉप, उस फोटोशॉप की जो फाइल होती है उसको हम लोग बोलते हैं पीएचडी। तो जिनको नहीं पता होगा वो बिल्कुल लिखते जाओ कि भाई ये कोरल ड्रॉ का है, ये फोटोशॉप का है, मतलब कि ये इसका मतलब उद्देश्य ये है कि जो चीजें आपको नहीं पता है वो चीजें आप लोग क्या करते चलो साथ में करते चलो। अब यहाँ पर MPA जो दिख रहा है ये ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। कैसे? कल मैंने आपको पढ़ाया, एक कंपनी पढ़ाई मैंने, MPEG, फुल फॉर्म क्या हुआ था इसका? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये एक मानक है, इन्होंने एक मानक डिसाइड किया और इसने एक वीडियो बनाया जिसका नाम रख दिया इसने MP4। MPEG कंपनी का ही वीडियो है MP4, और इनका ही जब ऑडियो की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है MPA। तो ये ऑडियो फाइल है हमारी और MP4 वीडियो फाइल है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 सूची 2 को सुपेलित करिए। अब यहां पर आपके वायरस से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। ब्रेन, क्रीपर, घोस्ट बॉल, कैस्केड यहां पर दिया हुआ है और यहां पर उसको आपको मिलाना है। फिर आपके एक साथ 4 फैक्ट्स होने वाले हैं क्वेश्चन में। बताइए क्या होगा जी? ठीक है, चलिए ठीक है, चलो मिलाते हैं। इसका आंसर ऊपर में दिया हुआ है, यहीं पर मैं मिला रहा हूं उसको। क्रीपर जो है ये कंप्यूटर का पहला वायरस है, तो B का 2 यहां पर हमारा मैच हो जा रहा है, ये ऐसा। फिर बात करते हैं किसके बारे में? ब्रेन या सी ब्रेन। अब यहां पर बताओ, ये जो केस्केड जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये याद रखना, ये है प्रेमिनेंट वायरस, सेम का सेम, पहला प्रेमिनेंट कंप्यूटर वायरस। घोस्ट बॉल जो है ये हो जाएगा एक के साथ में पहला मल्टीपार्टाइट वायरस, और वहीं पर पहला IBM PC वायरस, इसका नाम हो जाएगा 3 के साथ में सी ब्रेन। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाता है? A का 1, B का 2, C का, सॉरी हाँ ठीक है ना, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ क्या? चलो ना, ये मिल गया ना, उधर पे ऑप्शन अलग है, उसको यहां पर से इसको समझ लेना, यहां पर ऑप्शन है अलग। ये देखो, ये दुनिया भर का दिया है यहां पर ऑप्शन, उसको छोड़ो। वो समझ गए ना, मिल गया जोड़ी, उतना पर्याप्त है। अगला, इंक्रिप्शन की रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाती है? इंक्रिप्शन की रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाती है? क्या कहलाती है जी? डिक्रिप्शन कहलाती है। एनक्रिप्शन की रिवर्स प्रोसेस डिक्रिप्शन कहलाती है। क्या होती है एनक्रिप्शन टेक्निक? तो याद रखना, एनक्रिप्शन टेक्निक का मतलब होता है, ये क्रिप्टोग्राफी के अंदर में आता है। जब सेंडर किसी मैसेज को रिसीवर के पास भेज रहा होता है, इस बीच में इस मैसेज के चोरी होने का खतरा रहता है, जिसको जब इंटरनेट के माध्यम से मैसेज जाता है तो मैसेज छोटे छोटे पैकेट्स के माध्यम में जाता है, हम जानते हैं। अगर कोई हैकर, कोई बंदा बीच में बैठ के इस पैकेट को क्या कर ले? चोरी कर ले, मतलब कि इसको क्या कर ले? रिकॉर्ड कर ले, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैकेट स्निफिंग बोलते हैं। तो पैकेट स्निफिंग हो जाएगा तो हमारा डेटा चोरी हो जाएगा। मान लेते हैं कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे? काम करते हैं, इसके डेटा के रूप को बदल के भेज देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एनक्रिप्शन टेक्निक। मैं यहाँ पर डेटा के रूप, मुझे ABC भेजना है, तो उस ABC को मैं क्या करता हूँ? कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें? BCD में, और उसको BCD बना के भेज देता हूँ। अगर हमारा काम का डेटा है ABC, पर मैंने बदल दिया BCD में, तो अब उसके हैकर के लिए कुछ काम का नहीं रह गया। फिर जैसे ही BCD यहाँ पर पहुँचा, मैंने उसको बताया कि भाई मैंने डेटा को एनक्रिप्ट किया था, मैंने डेटा को +1 कर दिया था, तू एक काम कर, उसको क्या कर ले? -1 कर ले, और जैसे ही ये -1 करेगा तो फिर से क्या प्राप्त कर लेगा? ABC। तो यहाँ पर जब डेटा को मैंने बदला तो वो कहलाया एनक्रिप्शन, और उसी की विपरीत क्रिया यहाँ पर जब मैंने वापस डेटा को प्राप्त किया तो वह कहलाई डिक्रिप्शन। ये पूरी क्रिया कहलाई मेरी क्रिप्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो आंसर हो गया यहाँ पर डिक्रिप्शन। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। MID.THM.WAV.MP3 पूछ रहा है, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, बताइए कौन सा होगा? ठीक है, तो चलिए
इसमें से जो आंसर होगा हमारा .thm जो है ऑडियो फाइल नहीं होगा। ये MID क्या है, फिर से अब 4 फैक्ट बता रहा हूं। पहला नंबर फैक्ट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस MIDI केबल्स को जब कनेक्ट कर दो कंप्यूटर से और कोई बाजा बजा रहे हो और उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो जो फाइल बनेगी क्या है, MID फाइल। मतलब कि किसी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए गिटार है, पियानो है, उसमें एक कनेक्शन लगाओ और उसको घुसा दो अपने कंप्यूटर में MIDI केबल के माध्यम से, और जो भी चीज़ बजाओगे उसमें रिकॉर्ड होगा, तो उसकी जो फाइल बनेगी वो MID फाइल। ठीक है, विंडो मीडिया की फाइल जो बनती है वो क्या हो जाएगी, हमारी वेब फाइल। और वहीं पर MP3 MPEG कंपनी वाली जो फाइल है वो भी ऑडियो फाइल। तो .thm क्या है, थंबनेल फाइल्स। जो थंबनेल फाइल्स होती है .thm फाइल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन नहीं है .txt, .eJava, ये eJava नहीं है, इसको हटा दो, ये जावा है, .java, .swf, .doc। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो आपका आंसर क्या आया जी, सी, सही जवाब। सी जो है वो एक्सटेंशन नहीं है। .txt नॉर्मल टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। .java, अब जावा टेक्स्ट फाइल इसलिए होगा क्योंकि जावा का जो कोड लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है, नोटपैड में लिखा जाता है। और नोटपैड में जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो इसीलिए टेक्स्ट फॉर्मेट लिखने के कारण इसका एक्सटेंशन भले जावा है परंतु वो एक टेक्स्ट फाइल है। और जो DOC फाइल होती है हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है, परंतु लिखते तो आप टेक्स्ट ही हो ना उसमें, दैट्स वाई वो भी टेक्स्ट फाइल के अंदर में आएगी हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन से खंड eBay अमेजन से संबंधित है, B2B, B2C, C2B और C2C? क्या होगा आंसर इसका, जोर से बोलिए। बी फॉर बॉल, सही। क्यों, बिजनेस टू कंज्यूमर कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर, क्योंकि बिजनेस चला रहा है ये अमेजन और डायरेक्ट जुड़ता है किससे, ऑनलाइन माध्यम से कस्टमर के साथ। एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उपरोक्त सभी? आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। सभी को पता है जी, सही जवाब। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कथन, कारण, फिर ऐसे क्वेश्चन आ गया आपका। अब फिर 2 फैक्ट्स होने वाले हैं। कथन 1, सतह पर प्रकाश परावर्तन के लिए एल्यूमिनियम, क्या किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल डिस्क की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल डिस्क मतलब समझ जाओ CD, DVD, ब्लू-रे, HVD की बात कर रहे हैं। कथन 1, सतह पर प्रकाश परावर्तन के लिए एल्यूमिनियम की पतली परत का लेप लगा होता है, सही है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना होता है, सही है। सही है कि नहीं? अब कथन कारण नहीं है, कथन कथन है, और दोनों ही कथन क्या है, सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन उपरोक्त दोनों कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया यहां पर, सुमेलित करिए। फिर 4 फैक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मिला लो भाई। ठीक है, अब एक दिमाग लगाओ, इनमें से कौन सा पुराना है कौन सा नया। चलो याद नहीं होगा आपको, मैं मानता हूं, पर कौन सा नया है कौन सा पुराना है ये तो थोड़ा दिमाग पे लगा सकते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो अमेजन है ना ये बहुत पुराना है। तो सबसे पुराना होने के साथ इसको कौन सा नंबर दोगे आप, 2 नंबर दोगे आप, मतलब 1994, इसको आप दे दिए 2 नंबर। ठीक है, फ्लिपकार्ट जो है अब सेकंड नंबर पे आ रहा है, फ्लिपकार्ट, इसको कहां पर दोगे आप? तो याद देना, इसके बाद जो बढ़ा था वो हमारा कौन सा था, फ्लिपकार्ट था। तो इसको दे दो 4 नंबर, 2007। फिर इसके बाद क्या आ जाता है आपका, पेटीएम। पेटीएम आ जाएगा आपका नंबर 2003, और आखिरी हो जाएगा आपका, एक सेकंड रुकना तो, आपका ये, हाँ यहां पर आएगा 1, 2010 में आया। उल्टा हो गया क्या, पेटीएम पहले है कि जोमेटो? पेटीएम आया 2010 में,
और जोमेटो आया है 2008 में। ये 3 ए आंसर होगा, ए आंसर होगा इसका, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया हमारा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही है ना ये। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? पूरे मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? पांडा, नॉर्टन, मैकफी, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा आंसर? डी। बिल्कुल सही जवाब आंसर होगा डी, क्योंकि सभी के सभी क्या हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। पांडा सिक्योरिटी नाम से आता है, मैकफी और नॉर्टन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर टोटल 16 क्वेश्चन फ्रंट पेज का हमने किया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान है, कंप्यूटर को नुकसान करते हैं। उन वायरस को ही खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है। कुछ कुछ समय वायरस जैसे व्यवहार करता है, बहुत महंगा है। तो क्या नुकसान है इसका? क्या आंसर आएगा जी? बी आंसर, ठीक है। बी आंसर कैसे? उन वायरस को ही खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है। ये एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं, वो कनेक्ट हो जाता है किससे? सर्वर के साथ। किसके सर्वर? आपके एंटीवायरस के सर्वर के साथ। और सर्वर के साथ कनेक्ट होने के बाद इस सर्वर में पहले से खोजे हुए वायरस की क्या होती है? लिस्ट होती है। अब इसके सिस्टम में अगर कोई वायरस आया है एबीसी नाम का, अगर वो एबीसी नाम का वायरस इसमें आपको मिलेगा, तभी क्या होगा? वो डिलीट होगा। तो ये इसका नुकसान है कि ये उन वायरस को ही खोज सकता है जिनके लिए ये प्रोग्राम लिखा गया है। नए वायरस की खोज ये नहीं कर सकता। तो ये इसका ड्रॉबैक है किसका? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा राइट करते समय लेजर द्वारा बनाया गया गर्त क्या कहलाता है? पिट्स, लैंड्स, ट्रैक्स, सेक्टर्स। तो ये क्या कहलाता है? नहीं, पिट्स कहलाता है। याद रखना, पिट्स कहलाता है जो हमने, ठीक है। आंसर क्या कहलाएगा? पिट्स। तो याद रखना, जो सीडी रहती है, ये सीडी एक सर्पीलाकार ट्रैक्स में बची होती है, ठीक है। सर्पीलाकार इस प्रकार से हमारा ट्रैक्स में बटा होता है, और इस ट्रैक्स के उठे हुए हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा कहलाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। और जो नीचे डाउन वाला जो हिस्सा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेट्स कहते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा? पिट्स कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिस्क में दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? अब बताओ, ये एक गड्ढा है, ये दूसरा गड्ढा है, इन दोनों के बीच की दूरी को आप क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे? मैंने क्या बोला कि एक सीढ़ी जो रहती है वो सर्पीलाकार पाथ में बटी होती है, कई सेक्टर्स में बटी होती है। तो जब यहां से यहां के इस बीच के एरिया को क्या बोलोगे आप? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, दो गर्तों के बीच की दूरी पूछ रहा है। गड्ढा, ये पहाड़ी बीच के नीचे का एक गड्ढा, इनके बीच की दूरी को पूछ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे जी? जब इसको पिट्स बोल रहे हो तो इसको क्या बोलोगे? लैंड्स। आंसर होगा लैंड्स। सेक्टर नहीं होगा। सेक्टर तब बोलेंगे जब डेटा वहां पर स्टोर किया जाता है, तो स्टोर करने वाले लोकेशन को हम लोग सेक्टर प्रयोग करते हैं। वो ठीक तो है। तो वो उठा हुआ वाला हिस्सा का बात कर रहे हैं वहां पे, तो वो पिट्स कहलाएगा, और जो धंसा हुआ हिस्सा है वो हमारा गर्त कहला रहा है। तो यहां पर जो है वो हमारा दो गर्तों के बीच की दूरी, एक गर्त है और गर्तों के बीच की दूरी लेंस है, ठीक है। और लेंस में ही क्या होता है? डेटा स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको ध्यान में रखना। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का कार्य नहीं है? एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग, इनमें से कोई नहीं। वाह, ई कॉमर्स में एडवर्टाइजिंग होती है जी, मार्केटिंग होता है, वेयर हाउसिंग नहीं होता। वेयर हाउसिंग क्या मतलब होता है? वेयर हाउसिंग का मतलब होता है, ये आंसर होगा, ई कॉमर्स का कार्य नहीं है तो वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब गोदाउन में सामान को लाकर पटकना, ये इनका काम नहीं है। पर याद रखना, जैसे ही वेयर हाउसिंग शब्द आपके दिमाग में आया तो एक बात बताना चाहूँगा डेटा वेयर हाउसिंग के विषय में। जब इंटरनेट में जो सर्वर होता है, इस सर्वर में लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। इसके पास
लार्ज डेटाबेस होता है और इस लार्ज डेटाबेस में वो बहुत से डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो जब जहां पर बहुत से डेटा अगर सर्वर के अंदर में कलेक्ट किए जाएं स्ट्रक्चर्ड वे में डेटाबेस में, तो उसको बोलते हैं क्या, डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा को ला के वहां पर क्या करते जाना, जमा करते जाना। और डेटा वेयर हाउस से मतलब सर्वर से महत्वपूर्ण डेटा को खोज करके यूजर के लिए निकालना कहलाता है डेटा माइनिंग। यहां पर कंसेप्ट याद रखना, डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा माइनिंग का नई चीज बता रहा हूं कि सर्वर के अंदर स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को स्टोर करना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा, मतलब गोदाम में अब डेटा डाल दियो, तो वो कहलाया डेटा वेयर हाउसिंग। और उससे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को चुन के निकालना कहलाएगा डेटा माइनिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गूगल सर्च इंजन प्रारंभ कब हुआ जी? कब हुआ? 1999, 85, 1998, 1991। तो आंसर आ जाएगा सी, 1998। एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेटा कंपनी के अंतर्गत कौन से एप्लीकेशन नहीं आते हैं, बताना है आपको। मेटा इंस, मैंने बताया है इसको आपको क्लास में, क्या हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? चलो, ऑप्शन है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ईमेल। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ईमेल। ईमेल जो है मेटा इंस के अंदर में नहीं आता। मेटा इंस के अंदर में 3 कंपनीज आती हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। तो पेपर में कभी पूछा जाए कि इन तीनों के बारे में, तो बताना कि वो मेटा के कंपनी के अंदर में आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेना है, सुमेलित करना है आपको यहां पर। ठीक है, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, माइडूम, मैक्रोवायरस, 4 ऑप्शन इधर पे दिए गए, मिलाते जाओ। तो कभी भी मैंने आपको बताया कि वॉर्म दिखे मतलब ये सोचना कि अपनी कॉपी बनाएगा। ऑप्शन में देखो, अपनी प्रति स्वयं बनाता है 3, तो यहां पर ये चला जाएगा, वॉर्म में चला गया 3। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स को पकड़ो। ठीक है, अच्छा, आपको मैंने एक और बात बताई है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फाइल को संक्रमित करता है। तो मैंने एक वायरस बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि ऐसा एक वायरस होता है जो कि .ppt, .doc और .xls के मैक्रो स्क्रिप्ट को प्रभावित करने वाला वायरस। कौन सा वायरस? मैक्रो वायरस। तो मैक्रो वायरस का इसका यहीं पर हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहां पर 2 बच गया आपका, ट्रोजन हॉर्स और माइडूम। क्या ट्रोजन हॉर्स स्पैम भेजने कार्य करता है? क्या नहीं करता। ये क्या करता है कि ये जो वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स अपने अंदर में गुप्त कोड छुपा के रखता है। ये दिखता अलग है, होता अलग है। ये खुद से प्रोग्राम को अपने साथ अटैच कर लेता है, या किसी भी प्रोग्राम को अटैच होने के बाद प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है हमारा? दूसरा, सॉरी, दूसरे का क्या रहेगा आपका? दूसरा ही रहेगा। और पहला कहां पर आ जाएगा? यहां पर तीसरे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। किसमें है जी? 3, 2, 1, 4 डी, यही हमारा आंसर होगा। और माइडूम हमारा क्या हो गया? स्पैम भेजने वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर एक नया फैक्ट यहां पर पता चला आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार को संचालित करना खालिस्तान कहलाता है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन कॉमर्स, ई परचेस, ई पे। एकदम आसान है, ई कॉमर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वॉर्म के बारे में क्या सही है? कथन 1, कथन 2। यह कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ को भी हानि पहुंचाता है। वॉर्म। यह अपनी कॉपी बनाकर कंप्यूटर मेमोरी में स्थान घेरता है। सही है, दोनों ही सही होगा, पक्का। क्या लगाओगे आंसर? बी लगाओगे, तो आंसर होगा जी इसका सी। पहला आपका ऑप्शन क्या था कि ये नेटवर्क की बैंडविड्थ को भी नुकसान पहुंचाता है, और दूसरा मेमोरी को नुकसान पहुंचाता है। वॉर्म का काम क्या है? अपनी कॉपी स्वयं बनाना। तो ये वॉर्म वायरस है जो अपनी कॉपी स्वयं बनाएगा, एक मालवेयर है। तो भाई अगर हार्ड डिस्क के अंदर है तो स्पेस भर देगा उसका, बिना मतलब का स्टोरेज फुल कर देगा, तो वो ऑप्शन सही हो जाता है। पहला ऑप्शन था बैंडविड्थ को नुकसान पहुंचाता। बैंडविड्थ होती क्या है? अगर कोई लाइन है, इसमें डेटा का संचार हो रहा है हमारा,
तो उस लाइन की मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बीच की सीमा क्या कहलाती है? बैंडविड्थ। अगर वॉर्म इस बीच में चला जाए तो वहां पर भी रिप्लिकेट करेगा ना अपने आप को, तो कुल मिला के बैंडविड्थ को क्या करेगा? नुकसान तो पहुंचाएगा ही। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्पाईवेयर के बारे में असत्य कथन छांटिए। 3 कथन सत्य होंगे, 1 कथन असत्य होगा, छांटना है। पहला कथन, इंटरनेट के माध्यम व्यक्ति के सिस्टम में, इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति के सिस्टम में प्रवेश करता है, पहला। असत्य बताना है। किसी सॉफ्टवेयर के साथ जुड़कर हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करता है। इसे क्लस्टर वायरस या डायरेक्टरी वायरस भी कहा जाता है। फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का प्रलोभन दिया जाता है। स्पाईवेयर के विषय में आपको सत्य कथन छांटना है। क्या है बताओ? क्या आ जाएगा? सी। पक्का? हाँ। क्यों सी आ जाएगा? क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है भाई, अभी तक क्लास में चर्चा ही नहीं किए हम लोग। स्पाईवेयर इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति सिस्टम प्रवेश करेगा। आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ डाउनलोड कर सकते हो। स्पाईवेयर कोई व्यक्ति आपके सिस्टम में भेज सकता है। किसी सॉफ्टवेयर के साथ जुड़कर हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करेगा, बिल्कुल। ये ट्रोजन हॉर्स के साथ में भी जुड़ के आपके सिस्टम प्रवेश कर सकता है। ये पेन ड्राइव के माध्यम से भी कोई व्यक्ति किसी फाइल के साथ में जोड़ के स्पाईवेयर चुपचाप की लॉगर आपके सिस्टम के अंदर में डाल सकते हैं। तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब कथन कथन है, कथन कारण नहीं है ना। एंटीवायरस के बारे में क्या सत्य है? नए वायरस को सर्च करने के लिए एंटीवायरस सक्षम नहीं होता है। दूसरा, नॉर्टन मैकफी महत्वपूर्ण एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, किंतु पांडा एक वायरस है। अब बताइए, दोनों सत्य होंगे क्या? नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि भाई कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। क्यों असत्य है? नॉर्टन मैकफी एक महत्वपूर्ण एंटीवायरस है, ये कथन सत्य है, परंतु पांडा जो है ये भी हमारा एंटीवायरस ही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। अगला क्वेश्चन लेंगे। मालवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है अनधिकृत रूप से यूजर की व्यक्तिगत जानकारी चुराना, सिस्टम के हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाना, कंप्यूटर को प्रभावित करना, कंप्यूटर की स्टोरेज इकाई को प्रभावित करना। बताइए। ए, मालवेयर का मुख्य उद्देश्य अनधिकृत रूप से यूजर की व्यक्तिगत जानकारी चुराना। सही है? चलो ले लेते हैं ए। अगर यहीं पर वायरस लिखा होता तो क्या हो जाता? क्या वायरस अनधिकृत रूप से व्यक्ति की जानकारी चुराएगा? क्या चुरा भी सकता, नहीं भी चुरा सकता। परंतु वायरस की जब बात आती है तो वायरस अपने आप को किसी फाइल के साथ अटैच करता है और अटैच करने के बाद उसको नुकसान पहुंचाता है, प्रभावित करता है। परंतु यहां पर कंप्यूटर को प्रभावित करना, कंप्यूटर की स्टोरेज इकाई को प्रभावित करना मालवेयर का मुख्य उद्देश्य अगर बोलेंगे तो मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है। अगर यहां पर बोलता हूं स्टोरेज इकाई को प्रभावित करना, तो वॉर्म भी एक मालवेयर होता है और वॉर्म क्या करता है? अपनी कॉपी बनाता है। तो कुल मिला के कंप्यूटर की स्टोरेज इकाई को प्रभावित कर रहा है, कंप्यूटर को भी प्रभावित कर रहा है। परंतु मूल उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो अनधिकृत रूप से यूजर की व्यक्तिगत जानकारी चुराना। चाहे ट्रोजन हॉर्स के पीछे गुप्त कोड छुपा के भेज रहे हो, जानकारी चुराने के लिए भेज रहे हो। स्पाईवेयर के रूप में की लॉगर लगा रहे हो, मतलब वो भी जानकारी चुराने के लिए लगा रहे हो। तो कुल मिला के मालवेयर का उद्देश्य हो गया हमारा क्या? अनधिकृत रूप से जानकारी चुराना। किसी इलेक्ट्रॉनिक इमेज का एक्सटेंशन हो सकता है। इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज का एक्सटेंशन हो सकता है? आंसर करिए। हिंट दे रहा हूं मैं, स्कैनर पढ़ाया था आप लोग को, ये हिंट है। हिंट दे रहा हूं, स्कैनर पढ़ाया हूं, बताओ क्या हो जाएगा आंसर? सी। सी डॉट BMP, इसका मतलब होता है बिट मैप इमेज। जब भी स्कैनर के द्वारा कोई भी हार्ड कॉपी स्कैन की जाती है तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर के अंदर इमेज बन के जाती है तो वो हमेशा बीट मैप इमेज के रूप में होती है और उसका एक्सटेंशन होता है .BMP। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। प्रिंटर से प्राप्त हार्ड कॉपी की गुणवत्ता किस मात्रक द्वारा मापी जाती है? रिजोल्यूशन, बीट मैप इमेज, डॉट पर इंच, डॉट पिच। क्या होगा जी आंसर? बताइए आंसर क्या होगा? सी, डॉट पर इंच। पर वहीं पर जब आपसे पूछा जाए कि मॉनिटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है तो आंसर क्या होगा? डॉट पिच से मापी जाती है। ठीक है, तो यहां पर डॉट पर इंच क्या है कि 1 इंच स्क्वायर में टोटल डॉट्स की संख्या क्या कहलाती है? डॉट पर इंच। DPI जितना ज्यादा होगा क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, इनके बीच जितना डिफरेंस होगा क्वालिटी उतनी खराब होगी प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी। अगला क्वेश्चन,
किसी एप्लीकेशन में पहले से उपलब्ध फाइल सामग्री की क्या लिखा है, रेडीमेड शैलियां को कहते हैं। ये क्या है जी, किसी एप्लीकेशन में पहले से उपलब्ध फाइल ओके, मतलब कि ऐसा कोई फाइल्स जो पहले से ही आपको प्रिपेयर करके दिया जाता हो, उसको क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट कहते हैं, लेटर कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं, मैजिक वेंड कहते हैं। तो यहां पर थोड़ा हिंदी ज्यादा हो जाता है इसमें। किसी एप्लीकेशन में पहले से उपलब्ध फाइल सामग्री, वो आपको पहले से ही मिला है। हमने जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देख रहे थे तो वहां पर इंसर्ट जब हम लोग कर रहे थे, वहां पर आपको मिला था एक चीज, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पहले से ही आपको कुछ इमेजेस ऑनलाइन प्रिपेयर करके दिया जाता है। तो बस यहां पर उसी की बात कर रहे हैं। आंसर होगा यहां पर क्या, क्लिप आर्ट। अगला क्वेश्चन उठाएंगे जी। निम्न में से मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन है, कौन सा मल्टीमीडिया का फाइल एक्सटेंशन है? .jpeg, .mpeg, .gif, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा जी यहाँ पर, उपरोक्त सभी। अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जो .jpeg का ना एक्सटेंशन एक्चुअल में होता है jpg, .mpeg का होता है .mpg और .gif का gif होता है। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये किसका होता है, मूवी वीडियो फाइल का होता है। तो पिक्चर से याद रखना, पिक्चर देखने टॉकीज में जाते हैं तो मूवी हो गया, और फोटोग्राफिक से याद रखना, फोटो खिंचाते हैं तो इमेज हो गया, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप और मोशन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, वो छोटी सी इमेज जो आप ऐसे ऐसे वाला उसमें देखते हो, ऐसा फेसबुक में एक तो फोटो ऐसे वाओ ऐसे करते रहता है, वही है हमारा क्या, GIF। आवाज कुछ नहीं आता, बस मुंह दिखते रहता है, थैंक यू ऐसे बोलता है लेकिन सुनाई नहीं देता बस, तो वो GIF इमेज। अगला, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता किसमें है? ब्लू रे, DVD, RW, DVD रोम, DVD रैम। बहुत आसान है जी, 25 से 50 GB किसमें होता है? ब्लू रे डिस्क में होता है। अगला क्वेश्चन उठाइए। DVD की संग्रहण की क्षमता होती है CD से ज्यादा, CD से कम, CD के समान, CD से, बहुत आसान है, क्या है? DVD की क्षमता होती है CD से ज्यादा। कितनी होती है जी? CD की क्षमता, DVD की क्षमता कितनी होती है? तो 4.7 GB से लेके 8.5 GB तक। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस में डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता? CDR, CDRW, DVD-RW, फ्लैश ड्राइव। क्या होगा आंसर? डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता, 21 बार लिखा ही कहा थे। क्या किसमें आएगा? चलो आंसर लेता हूं मैं इसका, ये होगा CDR। यहां पर लिखा है RW मतलब रीराइटेबल, लिखो मिटा दो फिर लिख लो। फ्लैश ड्राइव मतलब होता है पेन ड्राइव, बार बार डेटा लिख सकते हैं। DVD-RW मतलब रीराइटेबल, फिर से डेटा लिख सकते हैं। तो CDR, CD रिकॉर्डेबल प्रकार का, सिर्फ एक बार डेटा लिखा जाता है और इसे कहा जाता है राइट वंस रीड मेनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? .png, .jpg, .tif, .ing। क्या हो जाएगा आंसर? जोर से बोलो। D, ING, एकदम सही। JPG इमेज है, PNG इमेज है, और ये टैग्ड इमेज फॉर्मेट एक्चुअल में आता है TIFF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये टैग्ड इमेज फाइल का एक्सटेंशन है TIF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा चैटिंग के दौरान उपयोग में होने वाले व्यवहार के लिए शब्दावली का मिलान करिए। यहां पर दिखा हुआ नेटिकेट, फ्लैम, एक्रोनिम्स, इमोटिकॉन्स, और यहां पर चीजें लिखी हुई है क्या क्या किया जाता है। तो देखिए, याद रखना, जब आप किसी व्यक्ति के साथ बड़ा अच्छे से व्यवहार कर रहे हो, इंटरनेट में बात कर रहे हो, तो उसको कहोगे आप नेटिकेट। क्या कहोगे? नेटिकेट। उत्तर हो जाएगा 4।
अब अच्छे से किसी को सुना रहे हो आप बाएं बोल रहे हो, तो वो कहलाएगा गलत तरीके से बात करना, फ्लेम कहलाएगा, आगी में जला देते हैं, मतलब फ्लेम। फिर आ जाता है क्या, एक्रोनिम्स, जैसे कि छोटे छोटे सब TY, थैंक यू, LOL, तो वो सब हमारा क्या हो गया, एक्रोनिम्स। इमोटिकॉन्स को बोला जाता है इमोजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। कौन सा वाला ऑप्शन है जी, 4 3 2 1 4 3 2 1 डी आ जाएगा आपका। क्लियर है? चलो फिर 4 फैक्ट हुए आपके। अगला, वेब स्टोरीज फीचर किस सर्च इंजन के डिस्कवर फीड में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है वेब स्टोरीज हमको मिलता है किसमें, गूगल में मिलता है। एक फैक्ट है, दिमाग में इसको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीवीडी खालिस्तान का एक उदाहरण है। हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव कर चुके हैं। क्या होगा आंसर, ऑप्टिकल डिस्क का आंसर है। अगला क्वेश्चन, MPG किस प्रकार के फाइल हैं? वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल, उपरोक्त सभी। MPG अभी हमने देखा मूविंग पिक्चर, तो हो जाएगा क्या, वीडियो फाइल। आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस मीडिया पर उपयोगकर्ता डेटा स्टोर कर सकता है और उन्हें एक से अधिक बार उपयोग कर सकता है? CD-R डिस्क, CD-RW डिस्क, जीप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। RW सही जवाब। CD रीराइटेबल, नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें डेटा बार बार लिखा जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क में भी लिखा जा सकता है, पर यहां पर प्रकार नहीं बताया किस प्रकार का है। CD-R में नहीं लिखा जा सकता, जीप डिस्क में भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, चलिए, इनमें से किस मीडिया पर उपयोगकर्ता डेटा स्टोर कर सकता है और उन्हें एक से अधिक बार उपयोग कर, ओके, मिटाने की बात तो नहीं कर रहा है ना यहाँ पे। इनमें से किस मीडिया पर उपयोगकर्ता डेटा स्टोर कर सकता है और उन्हें एक से अधिक बार यूज कर सकता है? तो भाई सभी में तो कर सकता है। एक से अधिक बार स्टोर करने के बाद तो सभी में एक से अधिक बार यूज नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है, वो वही है, CD-RW है। वो कहने का मतलब वही है कि लिखो और मिटाओ वाला बात कर रहे हैं, तो RW आंसर आएगा इसमें। ठीक है, CAD क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कार एडेड डिजाइनिंग, ये भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। जब आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हो कोई 3D डिजाइन करने के लिए, जैसे कि किसी घर का मैप आपको बनाना है ऐसे 3D वाला, तो आप लोग किसका प्रयोग करोगे, CAD का प्रयोग करोगे, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। और कैम का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAD कैम का प्रयोग किया जाता है आज के समय में कंप्यूटर में वर्क करने के लिए। अगला, ऑप्टिकल डिस्क के विषय में 2 कथन है। कथन कारण नहीं है, सिर्फ कथन है, बताना है। पहला कथन, ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD DVD के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर पढ़िए और विचार कीजिए। कथन नंबर 1, डेटा राइटिंग के लिए निम्न तीव्रता वाले लेजर बीम की आवश्यक का उपयोग होता है। डेटा को रीड करने के लिए उच्च तीव्रता वाले लेजर बीम का उपयोग होता है। तो बताओ सही क्या है, गलत क्या है? सही गलत क्या है जी? सबसे पहली बात, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा राइट करने के लिए और रीड करने के लिए हम लोग लेजर किरणों का प्रयोग करते हैं। जब लेजर किरणों को तीव्र गति से, एकदम तेज गति से मारोगे इसमें, तेज, तो क्या होगा, डेटा राइट होगा। और हल्का गति से करोगे तो आप डेटा रीड करोगे। तो राइटिंग के लिए निम्न तीव्रता सही होगा क्या, गलत, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, और रीड करने के लिए उच्च तीव्रता, गलत, निम्न तीव्रता, दोनों ही गलत। तो मतलब कि क्या, उपरोक्त दोनों कथन क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। ACRP का पूर्ण रूप क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पॉइंट, सर्च इंजन क्या लिखा है, रिवीजन पेज। उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा, ए, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज? जो हमको गूगल में हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जो सर्च इंजन हमको रिस्पॉन्स देता है, ये सारी चीजें, यही हमारी क्या कहलाती हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कौन देता है ये हमको? सर्च इंजन।
ठीक है, सर्वर से प्राप्त होते हैं। और कहां पर प्राप्त होते हैं? वेब ब्राउजर गूगल क्रोम में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अगला, अनजान ईमेल अनुलग्नकों को हटा दिया जाता है क्योंकि। अब अनजान ईमेल अनुलग्नकों का मतलब हो गया ऐसे अननोन ईमेल अटैचमेंट्स, अनुलग्नक मतलब अटैचमेंट्स को हटा दिया जाता है क्योंकि इससे आप जेल जा सकते हैं, वह व्यक्ति आपकी पहचान कर जख्मी कर सकता है, यह गलत तौर तरीका है, इनमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है ना, एकदम इजी। डी, इसमें वायरस हो सकता है, इसीलिए आप अटैचमेंट्स को हटा देते हो। अब वो आपके सिस्टम में आ गया वायरस, मान लो डबल क्लिक करोगे उसको खोलोगे तो वायरस फैल जाएगा भाई, बचा लो भाई, हटा दो उसको। ये इंडेक्स सर्च इंजन किस देश का है? रूस, अमेरिका, चाइना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा रूस का। तो चाइना का कौन सा है पूछेगा तो बोलोगे क्या? बाइडू। फिर आपसे बोलेगा अमेरिका का कौन सा है तो बोलोगे पहला तो ये AOL बोलोगे, अमेरिकन ऑनलाइन। फिर आप बोल दोगे ask.com, ठीक है। आप बोल दो MSN, आप बोल दो बिंग भी बोल दो, बिंग भी। अफगानिस्तान का बोलेंगे तो अफगानिस्तान का तो उसका नाम हो जाएगा सोरवा। भारत का अगर बोलेंगे तो एक तो नाम बता दो, क्या? रफ्तार, ठीक है। तो चलो यहां पर ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला सर्च इंजन बिंग, याहू, गूगल, इंडेक्स। आंसर क्या हो जाएगा? गूगल। चीन का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन, आंसर क्या हो जाएगा? बिंग, गूगल, इंडेक्स, बाइडू। आंसर डी, बाइडू। अगला क्वेश्चन, ले हार्ड वायरस अस्तित्व में कैसे आता है? क्या लिखा जी? शिमला सॉफ्टवेयर, कमांड कॉम, शुक्रवार 13 मतलब फ्राइडे 13 है जी वो, है ना। क्या होगा आंसर? ले हार्ड वायरस अस्तित्व में कैसे आता है? तो ये आता है हमारा, यहां पर आएगा आंसर नंबर सी, कमांड प्रॉम्प्ट। इसका संबंध होता है किससे? हमारे कमांड प्रॉम्प्ट से, मतलब डॉस के फाइल से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुमेलित कीजिए, यहां पर ये 50वां क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इंटरप्ट, बग, वायरस, क्रैकर। अब इसका मतलब को आपको यहां पर से मैच करना है, मिलान करना है, ठीक है। इसमें से क्या आप लोग सुने हो जी? अभी तक सब सुने हो? सबसे पहले क्या सुने हो दिख रहा है? वायरस सुना दिख रहा है, बग सुना हुआ दिखाई दे रहा है आपको। चलो पहले बग और वायरस को मिला लो। बग तो एक कोड ऑफ प्रोग्राम, मतलब वायरस, तो इसको जोड़ दो 4 से। अब उसके बाद सिस्टम में अवैध कार्य करने वाला व्यक्ति, तो यहां पर हैकर हो सकता है, पर हैकर ऑप्शन में नहीं है क्या? नहीं है। तो कौन आ गया है? क्रैकर, सॉफ्टवेयर को क्रैक करने वाला, पासवर्ड को क्रैक करने वाला, क्रैकर। आंसर आ जाएगा क्या? 1, ठीक है। यही सॉफ्टवेयर की पायरेसी करता है, सॉफ्टवेयर को क्रैक करके पायरेटेड सॉफ्टवेयर बनाता है, क्रैकर। अब आते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करने वाला प्रोग्राम, और है प्रोग्राम रन करते समय आने वाला एरर। इसको दे दो बग को, और इसको दे दो इंटरप्शन, किसी चीज को बीच में इंटरप्ट करना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। आंसर क्या है? 2, 3, 4, 1, ठीक है। ये तो यहां पर हम लोग टोटल आज 50 क्वेश्चन करते हैं। 50 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपना 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए फिर से मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल पर। मिलते हैं, नमस्कार।